मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछला वीडियो में धातु के बारे में पढ़ा था और धातु के बारे में पढ़ा था कि धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। अब जो धातु से ही संबंधित टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक बार धातु से जितने भी प्रश्न है या जितने भी कंसेप्ट है उसको एक बार क्लियर कर लेंगे। इसके बाद अधातु को एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद उपधातु को पढ़ लेंगे। देखिए, आपके जो है सिलेबस में उपधातु नहीं है, लेकिन हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अक्खा मक्खा दूगो अगर नंबर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, हो सके अगर पगलाए क्वेश्चन सेटर अगर 2 क्वेश्चन दे दिए तो छूट जाएगा, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। उतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हल्का फल्का देख लेंगे। जैसे सिलिकॉन जो चिप वगैरह लगाते हैं, सिलिकॉन का बनता है, ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं धातु कर्म को। अब धातु कर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक बात समझिए आप। देखिए, हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है। हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है, लगभग गोल है, पूरा गोल नहीं है, जियोड की तरह है, लेकिन मान लीजिए कि पृथ्वी गोल है। अगर गोल है तो भैया पृथ्वी का केंद्र तो होगा ना, बीच तो बिंदु होगा कि नहीं। मान लीजिए हम हल्का सा पृथ्वी इतना सा काट कर, पृथ्वी को इतना सा काट कर मिट्टी निकालें। यार इतना सा निकालिए चाहे पूरा निकालिए, बात बराबर है ना। तो इतना सा हम यहां बनाते हैं, ठीक है। ये वाला उठाकर यहां बनाते हैं, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अरे इतना सा पढ़ लिए तो समझ लीजिए ना कि सारा पृथ्वी के बारे में पढ़ लिए, समझ रहे कि नहीं। बोलिएगा कि हमको पृथ्वी के केंद्र तक जाना है, एक जगह गड्ढा खोदकर घुस जाइएगा कि नहीं, या नहीं तो सब जगह गड्ढा खोलिएगा। तो उसी तरह हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए कहीं एक परत को उठा लेते हैं, एक परत को उठाकर यहां रख दिए, ये केंद्र था। अब जरा ध्यान से समझिए, पृथ्वी को पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट। अब क्रस्ट ने, इसी को हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी, और दूसरा बोलते हैं मेंटल, और तीसरा बोलते हैं कोर। मेंटल कोर खाने वाला कोर नहीं, ठीक है। पहला भाग को, सबसे ऊपर भाग को क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी। इसके बाद बीच वाले भाग को मेंटल, और सबसे नीचे वाले भाग को कोर कहते हैं। तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो ससुरा हम लोग भूपर पट्टी पर रहते हैं ना। समझिए आप ध्यान से, यहाँ जो है जितना नीचे जाएंगे उतना गर्मी होगा, उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, यानी कि गर्म होगा। अब हम उतना विस्तार से नहीं बोल रहे, पढ़ा रहे हैं आपको, हम सिर्फ खाली थोड़ा सा सतही नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ इतना गर्म है, जब किसी भी चीज को ज्यादा गर्म कर देते हैं, जैसे मान लीजिए दूध को अगर नॉर्मल ऐसे गर्म करते हैं तो खलबलाने लगता है। ससुरा अगर उसको 6000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें दूध को, खलखलाने लगेगा क्या, बर्तन वगैरह सब जो है दूध की तरह बन जाएगा, लाल लाल जैसा हो जाएगा। तो किसी भी चीज को ज्यादा जब गर्म कर देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्मा। मैग्मा कैसा होता है, लाल होता है। अरे कोई चीज जलता है तो लाल ही होता है मर्दे। तो यहाँ जो है मतलब इसी तरह मैग्मा जमा हुआ है। अरे मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो उसका जो तेल जो टगरता है शुरू में कैसे एकदम लिविर करता है, तो उसी तरह यहाँ जो है मैग्मा पूरा एकदम गर्म है। पृथ्वी के अगर अंदर कुछ हलचल होता है, हलचल होने के बाद ये इतना मतलब प्रेशर मारता है ऊपर उठने के लिए, और ऊपर उठने के बाद ये क्या हो जाता है, फट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो मैग्मा का नाम क्या हो जाता है, लावा। अब इस ससुरा गर्म होगा, ये तो गर्म होगा। अब एक बात बताइए, हम पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ अगर मान लीजिए ज्वालामुखी फट गया, अगर नीचे से पृथ्वी से नीचे से मैग्मा निकल गया, तो अगर मैग्मा निकल गया तो हम लोग जितना भी हैं सब नीचे दब जाएंगे, और दबने के बाद हम लोग जल जाएंगे। इतना गर्म है तो जलेंगे ना भैया। तो जब जल जाएंगे तो हम लोग यहाँ चपा जाएंगे। मान लीजिए ई है हवला और ई है इबमनी, मार ऐसे फोन से बात कर रही है दोनों। अब जैसे ज्वालामुखी फटा, ये दोनों चापा, और जब चापा तो चाप कर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, चप जाएगा। और ये जैसे लावा ठंडा होगा, तो लावा जब ठंडा होगा तो क्या बनेगा, पहाड़ का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, पहाड़ का निर्माण करेगा, और चट्टान बन जाएगा, बड़का बड़का पत्थर बन जाएगा, तो उसी चट्टान और बड़का बड़का पहाड़ का निर्माण करेगा। और ये सब दब जाएगा ना, तो दबने के बाद 100-200 साल के बाद इस जो है पेट्रोलियम का निर्माण होगा। अगर पेड़ पौधे दबेंगे तो कोयला वगैरह का निर्माण होगा। अब देखो एक बात बताते हैं कि ये जो खनिज, अब जितने भी चीज है पृथ्वी के भू पर, ये कहाँ है,
ये जो कोयला वगैरह कहाँ मिलता? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कोर में मिलेगा भैया, ये इतना गर्म है, कोर में मिलेगा, जल जाएगा पहले। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। तो समझे, यहाँ देखिए पृथ्वी के कितने 3 परत, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। भूपर पट्टी हम लोग कहाँ रहते हैं? भूपर पट्टी में। कोर क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, यहाँ बहुत ज्यादा मैग्मा पाया जाता है। ये जब मैग्मा फटता है तो लावा निकलता है, बाहर लावा निकलता है, और जब जमता है तो चट्टान का निर्माण हो जाता है। और इसी के अंदर अगर कोई जीव चपा रहता है तो पेट्रोल बन जाता है। मान लीजिए बिलाय बकरी वगैरह चपेगा तो वो क्या है? जीव है, तो क्या चीज का निर्माण करेगा? पेट्रोल का निर्माण करेगा। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे चप गया तो क्या निर्माण करेगा? कोयला वगैरह का। समझे या नहीं समझे? तो खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। मान लीजिए ये जो है पृथ्वी, ये जो है आपका क्या है? भूपर पट्टी है। ये आपका भूपर पट्टी है, ये आपका मेंटल है, ये क्या है? मेंटल है, और ये आपका कोर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि अब ज्वालामुखी फूटा, तो ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ खनिज वगैरह होंगे। अब यहाँ लोहा वगैरह पाए जाएंगे, एल्युमिनियम वगैरह पाए, महत्वपूर्ण खनिज पाए जाएंगे। अब इसी खनिज को हम लोग निकालेंगे। तो एक बात बताइए, ये खनिज क्या शुद्ध होंगे? ये जो लोहा वगैरह यहाँ जो होंगे वो क्या शुद्ध होंगे? उसमें गंदगी उंदगी होगा कि नहीं? होगा कि नहीं गंदगी उंदगी? तो इसी को हम लोग साफ करेंगे। अब यहीं आगे हम लोग समझेंगे कि अयस्क किसको कहेंगे, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। देखिए लोहा क्या है? एक खनिज है। लोहा क्या है? एक खनिज है। वही हम परिभाषा में लिखे हैं कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। यानी कि अगर हमको सोडियम प्राप्त करना है चचा, तो सोडियम क्या, हमको सोडियम क्या मिलेगा? प्रकृति में सोडियम मिलेगा। हम आपको पता है ना कि सोडियम क्या आता है? उच्च अभिक्रियाशील धातु है, प्रकृति में नहीं मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? क्लोराइड के साथ। तो क्लोराइड के साथ मिलेगा। अब इसको केवल हमको सोडियम चाहिए, तो सोडियम को निकालने के लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। हम लोग इस चीज को सीखेंगे। इसी चीज को कहते हैं हम लोग धातु कर्म, इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। समझे? आगे सिखाएंगे आपको। इसके बाद लिखे हैं कि प्रकृति से प्राप्त खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज। नाम सुनने से ही आपको ये क्लियर हो जाता है कि जिन खनिज में धातु की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा न होती है उसी को ससुरा हम लोग क्या बोलेंगे? अधात्विक। धात्विक खनिज का जैसे क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम इसमें क्या धातु की मात्रा। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। आयरन, हम धातु को पहचानने का ट्रिक्स बताए हैं आपको। मैग्नीज, पारा का अयस्क होता है सिने। और ये अयस्क क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं चर्चा। अभी इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, ठीक है। पारा, ये सब क्या हुआ? धात्विक खनिज हो गया। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, जिसमें धातु की मात्रा एक बिल्कुल नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। या धातु की मात्रा पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे जिप्सम, हीरा, संगमरमर। देखो हीरा जो है ना चचा, हीरा तत्व है, लेकिन क्या धातु नहीं है? धातु नहीं है, बल्कि ये क्या है? अधातु है हीरा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब जो है अयस्क को समझते हैं। अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं। देखिए समझिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर से हम खनिज को निकाल रहे हैं, खनिज को निकालें। अब ये खनिज निकल रहा है तो खनिज के साथ क्या निकल रहा है? बड़का बड़का पत्थर निकल रहा है। हमको चीज दिखता क्या है? कंकड़ पत्थर पहले दिखता, तब ना उसमें लगल रहता, खनिज सटल रहता उसमें। हमको ऐसा थोड़ी कि लोहा ऐसे लिया और पकड़े, ऐसे निकाले, एकदम निकाल लिया और तुरंत उसको जहां मन तहां लगा दिए, वैसा थोड़ी होता है। समझे? लोहा को निकालने के लिए बड़ी पापड़ बेलना पड़ता है, बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब लोहा निकलता है। लोहा को जब निकाला जाता है तो उसके साथ कई अवांछनीय पदार्थ होते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब गंदगी होता है। बड़का बड़का ये इतना चिपरी निहर रहता है पत्थर। अब उस पत्थर में, किसी पत्थर में ज्यादा धातु होते हैं। लोहा क्या है? एक धातु है। अब किसी पत्थर में ज्यादा धातु होता है, किसी पत्थर में हल्का सा धातु होता है, तो उसको फेंक देते हैं। तो जिसमें ज्यादा धातु पाए जाते हैं, जिसमें यानी कि लोहा की मात्रा, जिस पत्थर में लोहा की मात्रा ज्यादा पाया जाता है उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। और कम खर्चा लगे,
ऐसा नहीं कि हमको अधिक, ऐसे तो आप सोन नदी है ना, सोन नदी के बालू में सोना की मात्रा पाई जाती है, लेकिन उसको निकालने बहुत खर्च पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो पूछा अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज जिससे धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त हो, उस ससुरे को हम लोग अयस्क कहते हैं। अगर आसानी से प्राप्त नहीं हो तो उसको हम लोग अयस्क नहीं कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? या ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक, वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे जितने भी कुत्ते होते हैं, जितने भी कुत्ते होते हैं वो जानवर हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, लेकिन क्या सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं? बताओ, क्या सभी जानवर, क्या गाय कभी कुत्ते हो सकते हैं, या कभी घोड़ा कुत्ता हो सकता है? बताओ मेरे भाई। तो वही लिखे, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। एक बात बताओ यार, क्या एल्युमिनियम आपको इसी तरह मिल जाएगा, जहीं मन तहीं खोदिएगा मिल जाएगा? तो एल्युमिनियम को निकालने के लिए आपको खोदना पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर तक जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। इसी गहराई को खोदने की क्रिया को कहते हैं खनन। क्या बोलते हैं? खनन। क्या धरती पर प्योर एल्युमिनियम होगा? तो एल्युमिनियम किसके रूप में हुआ होगा? ये है एल्युमिनियम का अयस्क। अयस्क के रूप में एल्युमिनियम पाए जाते हैं। तो बॉक्साइट होगा, डायस्पोर होगा, क्रायोलाइट होगा, कोरंडम होगा, और इससे जो है एल्युमिनियम प्राप्त करेगा। पृथ्वी से हम क्या निकालें बच्चों? बॉक्साइट को निकालें। और क्या हमको क्या इससे प्राप्त करना है? एल्युमिनियम धातु प्राप्त करना है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को शुद्ध करना, बॉक्साइट से हमको क्या निकालना है? एल्युमिनियम। और जब बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। और धातु कर्म को कई चरण होते हैं निकालने, ऐसे नहीं निकल जाता है, 4 प्रोसेस से पार करना होता है इसमें, समझे ना? आगे चल के हम बताएंगे। आज हम छोटे छोटे शब्दों से परिचय करवा रहे हैं आपको। आई मेरी बात समझ में? यानी कि कोई भी धातु जो है हमको इस तरह नहीं मिल जाता है। खनन करते हैं, यानी कि गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद फिर बॉक्साइट को निकालते हैं, यानी कि एल्युमिनियम निकालना होता है, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट किसे कहते हैं? Al2, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनटू पानी रहता है। अब इससे हमको एल्युमिनियम निकालना होता है। ये ऑक्साइड को अलग करेंगे और इससे हम लोग एल्युमिनियम निकालेंगे। यहाँ भी एल्युमिनियम निकालेंगे, यहाँ भी ऑक्साइड को, और फिर ये पानी को अलग करेंगे। और फिर देखिए क्रायोलाइट के रूप में पाया जाए, सोडियम और फ्लोराइड रहेगा, तो यहाँ से एल्युमिनियम को निकाल लेंगे हम लोग। अब कैसे कैसे निकाल, इसका भी तो कोई प्रोसेस होगा ना चचा, समझे ना? समझे? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। कोई दिक्कत? यानी कि कोई भी अयस्क से धातु को प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। आई लो हमारी बात समझ में चचा? अगर खनिज और अयस्क में अंतर पूछ दे तो क्या अंतर लिखना है, तो आइए हम लोग आज अंतर को ही समझेंगे और याद भी कर लेंगे साथ ही साथ। देखिए सबसे पहले पहला अंतर तो ये घुसाना है, परिभाषा घुसाना है। जैसे पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले पदार्थ को या तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज। या जिस खनिज से कम खर्च में धातु आसानी से प्राप्त हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क। कोई दिक्कत? पहला डिफरेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बात सत्य है, हमने आपको बताया भी कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब देखिए हम आपको बताए थे ना, अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में अधिक धातु की मात्रा होगी, अधिक धातु की मात्रा पाई जाती है, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है? क्योंकि हम लोग खनिज को निकालते हैं ना जमीन के अंदर से, तो जमीन के अंदर से किसी में कम मात्रा में धातु निकलता है, किसी में ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु निकले उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो सभी अयस्क जो है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दूसरा डिफरेंस था। देखिए खनिज में जो है धातु की मात्रा कम होगी, धातु की मात्रा क्या होगी? कम होगी, धातु का जो प्रतिशत है वो कम होगा। लेकिन अगर अयस्क की बात करें तो अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? हम परिभाषा ही लिख चुके हैं कि वैसे पदार्थ को अयस्क कहेंगे या वैसे तत्व या यौगिक को अयस्क कहेंगे जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो।
आई मेरी बात समझ में? अरे जैसे समझ लीजिए ने, ऐसे जिस पानी में चीनी की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग गाढ़ा शरबत कहेंगे। क्या बोलेंगे? गाढ़ा शरबत। और जिस पानी में चीनी की मात्रा पूरी तरह से कम हो उसको पंछिछोर पानी यानी कि पानी कहेंगे। एक मग पानी लिए, एक मग में पानी लिए और ये मान लीजिए 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में अगर हम 1 किलो चीनी डाल दें तो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा और 1 लीटर पानी में हम मान लीजिए 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम चीनी डाल दें, क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? अगर समुद्र से एक मग पानी ही निकाल लेंगे या 1 बाल्टी पानी ही निकाल लेंगे, क्या समुद्र सूख जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह कि जिस खनिज में ज्यादा धातु रहे यानी ज्यादा चीनी रहे तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि गाढ़ा चीनी है, ये गाढ़ा शरबत है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी नाम देते हैं कि जिस खनिज में ज्यादा धातु रहे, धातु की मात्रा ज्यादा रहे, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। नाम दे दिया है। और जिसको कम रहे तो उसको खनिज कहेंगे। तो ऑटोमेटिक बात है कि खनिज में धातु की प्रतिशत कम होगी और अयस्क में धातु की प्रतिशत अधिक होगी। समझे ना मेरे भाई? इसके बाद चौथा है कि देखो खनिज से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? खनिज से हम लोग अयस्क, और अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु। हम लोग अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु। लेकिन खनिज से धातु की प्राप्ति डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत चीज यहाँ कांड करना पड़ता है इतना बीच में, तब धातु की प्राप्ति होती है। समझे इसका अंतर? तो पहला अंतर क्या समझा हम लोगों ने कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं और जिससे आसानी से निकल जाए उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या समझा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या समझा कि खनिज में धातु की मात्रा कम होती है जबकि अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होती है। और चौथा हम लोगों ने ये समझा कि खनिज से हम लोग अयस्क की प्राप्ति करते हैं और अयस्क से हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए धातु कर्म किसे कहते हैं? तो हम जितना भी पढ़ा रहे हैं ये धातु कर्म ही पढ़ा रहे हैं। हम अभी फिलहाल जो है जितने भी संबंधित वर्ड है, मेटलर्जी से संबंधित जितने भी वर्ड है उसको हम पहले खत्म कर रहे हैं। अब इससे परिचित करवा देंगे, इसके बाद अब मेटलर्जी समझ में आपको बढ़िया आएगा। पहले समझते हैं धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अब अगला वर्ड है अयस्क का सांद्रण, इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और को अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, देखिए अयस्क जो है, अयस्क में क्या होते हैं? अशुद्धि होते हैं। अशुद्धि मतलब गंदगी होता है। अरे देखिए केमिस्ट्री भाषा में गंदगी क्या होता है समझे? देखिए अगर पानी है ना, पानी में अगर हम चीनी मिला देंगे तो जानते हैं ये अशुद्ध हो गया, ये पानी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। एकदम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझिए, किसी भी चीज में अगर पानी में अगर हम कोई दूसरा चीज मिला दिए तो वो अशुद्धि हो जाएगा। इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अशुद्धि। समझे ना अशुद्धि क्या होता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि दूर करना ही अयस्क अयस्क का सांद्रण कहलाता है। देखिए अयस्क का सांद्रण अलग होता है, धातु कर्म अलग होता है, दोनों एक ही में मरोड़ के ने पढ़ लीजिएगा। अयस्क में उपस्थित जितना भी गंदगी है उसको दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। समझे? इसके बाद अगला वर्ड है गैंग या अधात्री बोलते हैं, और इसके बाद इंग्लिश में गैंग या नहीं तो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अब अयस्क में क्या रहेगा? मिट्टी, बालू, कंकड़ ये सब रहता है। अयस्क में मिट्टी, बालू, कंकड़ ये सब क्या हो गया? गंदगी। अयस्क में अगर कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा चीज हो गया, जैसे अगर मान लीजिए कंकड़ या अशुद्धि हो गया, अशुद्धि के रूप में क्या हो जाएगा अयस्क में? तो हो जाएगा आपका बालू, कंकड़। अरे भैया हम नीचे से निकाल रहे हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं, तो ये सब होगा ही होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये सब जो है, जो ये कंकड़ बालू है ना, ये कंकड़ बालू अशुद्धि है। इसी अशुद्धि को ससुरा हम लोग गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि अयस्क में मिट्टी, बालू, कंकड़ इत्यादि के रूप में उपस्थित अशुद्धि या गंदगी को हम लोग बोलते हैं गैंग। अगला है गालक। गालक को फ्लक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लक्स, और ऐसे इंग्लिश लिखे हैं। समझे? आइए ससुरा गालक क्या होता है देखिए।
अगर मान लीजिए अयस्क की अशुद्धि को दूर करना है तो अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें ऊपर से अशुद्धि को मिलाया जाता है, ना समझे। ऊपर में अगर अयस्क की अशुद्धि को दूर करना है उसमें बाहर से जो है अशुद्धि को मिलाया जाता है। जो बाहर से अशुद्धि या गंदगी को मिलाया उसी को हम लोग गालक कहते हैं, ना समझे। हम समझाते हैं। जैसे देखिए आप आटा सानते हैं ना, अगर आप आटा सानते हैं तो हाथ में आटा रह जाता है, तो हाथ में अगर आटा रह जाता तो आप ऐसे खोद खोद के तो नहीं निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं सूखा आटा ले लेते हैं और ऐसे ऐसे खाली एक बार रगड़ देते हैं, पूरा काच के फेंक देते हैं, आराम से आटा निकल जाता है। तो उसी तरह गालक हुआ। अयस्क की अशुद्धि को यानी कि अयस्क की गंदगी को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले गंदगी को यानी कि बाहर से मिलाए जाने वाला सूखल आटा को हम लोग ससुरा क्या बोलते हैं? गालक। कोई दिक्कत समझ में आया? अब अगला है धातुमल। जब गेंग और फ्लक्स दोनों मिल जाए, जब गेंग यानी कि अयस्क में मिट्टी बालू, ये सब मिट्टी बालू कंकड़ ये सब, और इसमें जो बाहर से जो गंदगियां नहीं मिला है वो दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं धातुमल। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग। तो वही लिखे हैं कि अयस्क में उपस्थित गंदगी, गंदगी मतलब गेंग, और तथा बाहर से मिलाए गए, जो बाहर से मिलाए गए गंदगी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अरे देखिए अयस्क में जो पहलका गंदिया है जो नीचे से आ रहा है, जिसको हम लोग निकाल रहे हैं खनन के माध्यम से, तो वो पहलका गंदिया को हम लोग गैंग बोलते हैं। और जो बाहर से अयस्क में जो गंदगी मिलाते हैं उस ससुरी को फ्लक्स कहते हैं। और दोनों गंदगिया को मिलाकर जोड़ दें तो उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग। तो वही लिखे हैं कि अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स को धातुमल कहते हैं, अर्थात गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू धातुमल। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एकदम दिल से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोगों ने मेटलर्जी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ा? छोटे छोटे शब्दों के बारे में परिचय हुए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।